अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जी डॉक्टर सोनिया फवाद और अपने होम्योपैथिक चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ फाइब्राइड्स। यूट्रस में रसोलियों के इलाज के लिए आज बात करेंगे कि विदाउट सर्जरी आप इसको क्योर भी कर सकते हैं और कैसे किन चीज़ों पे अमल करके आप जो है इन रसोलियों से बच सकते हैं, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद होती है लेकिन डॉक्टर्स ये कह के वो ख़त्म कर देते हैं कि अगर बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं तो ये आपको यूट्रस निकलवानी पड़ेगी और इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन होम्योपैथिक में अगर आप सिम्टोमेटिकली साइन एंड सिम्टम्स के साथ इलाज करें तो आप मुकम्मल तौर पे क्योर हो सकते हैं। दिल को छोटा मत कीजिए और हिम्मत कीजिए और जो है होम्योपैथिक इलाज करवाएं। आज जो है फाइब्राइड्स पे कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन अक्सर क्लाइंट जो हैं फिजिकल और ऑनलाइन जो कंसल्ट करते हैं तो उनको पता नहीं होता अगर उनको रसोलियाँ हैं तो हम जी कौन कौन से टेस्ट करवाएं और जो है क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स और क्या कॉजेज़ होती हैं और जो है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो हमेशा पेशेंट यही करता है कि ये कैंसर वाली रसोलियाँ तो नहीं हैं, ये कैंसरस तो नहीं है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और अगर आपको कोई ऐसा साइन एंड सिम्टम्स है या आपको जो है ऐसी कोई कॉज कर रहा है कि आपको फाइब्राइड्स हैं तो आप जो है अपने सिम्टम्स हमें कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फाइब्राइड्स और जो होते हैं लायोमायोमा, और ये जो है आपको किस एज से आपको आजकल तो बहुत ही अर्ली ये सुनने में आना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा मेरे पास इसके जो है फिज़िकली और ऑनलाइन पेशेंट कंसल्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन के साथ आते हैं। तो एज अगर हम जो मैंने ज़्यादा कॉमन इसमें एज देखी है वो 35 से लेके 39 तक ही ये स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं फाइब्राइड्स रसोलियाँ। पहले आपको पीसीओएस होगा या आपको एंडोमेट्रियोसिस लेयर बन जाएगी या फिर आपको ये छोटी छोटी रसोलियाँ बन जाएंगी। और बाज़ दफ़ा तो ये इतनी होती हैं कि अंदर पड़ी हुई हैं और छोटी होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज इंक्रीज़ हो जाता है और बहुत लंबा सफ़र तय करते करते अगर आप जो है ये टाइम गुजर गया है। और अगर हम कॉमन एज की बात करें तो ये 40 to 45 की एज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपके अर्ली पीरियड स्टार्ट हो गए हैं वो आगे हम जो है वो कॉजेज़ में बात करेंगे उसके ऊपर। और अगर ये होता बिनाइन ट्यूमर है, ये याद रख लें ज़्यादातर ये नॉन कैंसरस ही होते हैं, इनमें ये कैंसर नहीं होता। एक ओवर ग्रोथ अंदर हो जाती है, रसोलियाँ बन जाती हैं। आज तक साइंस इसको रिसर्च नहीं कर सकी कि ये पीछे इसकी कॉज क्या है, लेकिन होम्योपैथिक में हम जब कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं कंप्लीट केस टेकिंग करते हैं तो हम जो है इसको एनालाइज कर लेते हैं कि ये पीछे कोई जो है म्याज़म तो छुपा हुआ नहीं है, कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें होती हैं बिनाइन ट्यूमर्स और नॉन कैंसरस के ऊपर। और अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लें तो इरेगुलर पीरियड्स यानी मिस्ड बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो के साथ पीरियड्स आएंगे या 2-3 माह नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा और लोथरों की शक्ल में आपको हैवी ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा नंबर 2 पे दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा कह लें स्टिंगिंग पेन और चुभने वाली दर्द होगी कि बर्दाश्त से बाहर होगी। आपको लगेगा कि लोअर एब्डोमेन आपका जो है फटने वाला हो गया और बहुत शदीद दर्द होगी और दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। ये बात सूरतों में ही होता है। अब हमेशा ये इधर वीडियो बनाने का या आपको बताने का मकसद यही है कि इसमें हर जो है फीमेल के सिम्टम्स अलग भी हो सकते हैं, बाद सूरतों में मैच भी कर सकते हैं। और किसी को पेन होगी तो किसी को ब्लीडिंग होगी तो किसी को जो है पेन भी नहीं होगी, ब्लीडिंग भी नहीं होगी, उनको कोई थर्ड सिम्टम होगा। उसके अलावा नंबर 3 पे कॉन्स्टिपेशन, बाज़ पेशेंट्स को इसके साथ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है यानी कब्ज़ की शिकायत होती है और जो है खून की कमी
जब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, तो साथ आपको एनीमिया की शिकायत होगी, यानी आपको खून की कमी भी हो जाएगी। इसके अलावा कमज़ोरी, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, किसी काम में दिल नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा बॉडी में बोझ सा महसूस होगा, कुछ भी काम करने को या उठने को दिल नहीं करेगा, हर वक्त जो है थकावट और जो है भारीपन लगेगा और हमेशा गुस्सा और चिड़चिड़ापन आएगा। और इसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगी, यानी कंसीव करने में मुश्किल होगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कि 10-10 साल, 5-5 साल, 8-8 साल गुजर जाते हैं, वो इनफर्टिलिटी का इलाज कराते रहते हैं, उनको पीसीओएस है, उनको यानी कंसीव नहीं हो रहा, हमल नहीं ठहर रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा इलाज के बाद वो थक हार के जब बैठ जाते हैं और कुछ 2-3 सालों के बाद उन्हें पता चलता है उनकी बच्चेदानी में तो रसोलियाँ बन गई हैं। और अगर बहुत ही पहले आप चेक करवाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि जी आप तो कंसीव नहीं कर सकते, आपकी यूट्रस में रसोलियाँ हैं, उधर ही पेशेंट जो है वो डिसहार्ट हो जाती है। उसको जो है वो रसोलियों का सुन के पहली बात तो जो है वो डॉक्टर करते हैं सर्जरी की। अब जिसकी एज जो है वो 30 या 35 है, अभी उसने कंसीव ही नहीं किया, तो उसको सर्जरी रिकमेंड करेंगे तो वो तो वैसे ही खौफजदा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा परेशान होके वो फिर जो है इधर उधर सर्च करेगी कि क्या कोई इसका इलाज है ऐसा जिसमें ये विदाउट सर्जरी भी जो है इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो वो बिल्कुल इसका होम्योपैथिक में बिल्कुल अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और इसमें अगर सबसे पहले तो जो हम सिम्टम्स पे बात कर लें, फिर जो आपको यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी बार बार पेशाब और इन्फेक्शन और जलन, खारिश और पेशाब का रुक रुक के आना या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आना, बहुत ज़्यादा तेज़ आना, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होना, बाज जो है वो उनको यूरिन पास हो जाता है। और एकदम सोए सोए अचानक से शदीद दर्द का अटैक होगा, तो यानी यूट्रस में और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और बाज़ सूरतों में यूरिन पास करते हुए आपको लगेगा कि नीचे की तरफ से कोई चीज़ बाहर निकल रही है और जो है बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो बोझ महसूस हो रहा है। और ये तो जी मैंने कुछ 7-8 आपको साइन एंड सिम्टम्स मेन बताए हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ ऐड भी हो सकते हैं कुछ और, हर किसी के सिम्टम्स, ये तो मेन सिम्टम्स आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। आपको कौन से मेन टेस्ट करवाने चाहिए जो कि हर फीमेल, अगर वो पीसीओएस या फाइब्राइड्स रसोलियों का शिकार है तो उनको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो पेल्विक स्कैन तो सबसे पहले ज़रूरी है। पेल्विक एग्जामिनेशन भी आपका ज़रूर एग्ज़ाम होगा, यानी पूरा किया जाएगा चेकअप के अंदर कोई सूजन या स्वेलिंग और जो है इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट में सीबीसी, T3, T4, TSH और हार्मोन्स प्रोफाइल होगा आपका। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड पेल्विक होगा, आपका TVS होगा, ट्रांसविजाइनल स्कैन जिसमें अंदर से यूट्रस का जो है वो देखा जाता है सारा। उसके अलावा सिटी स्कैन, ये तो मेन टेस्ट हैं। और भी इसके अलावा टेस्ट होते हैं, ये मैंने आपको मेन बताए हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर जो है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपकी दादी नानी या आपकी मदर को अगर ये प्रॉब्लम है और पीछे कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती है, इसके पीछे कोई टीबी की हिस्ट्री हो सकती है, कैंसर की हिस्ट्री हो सकती है, ये भी आपको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में। और मैं जो है मेंसेस आपको अर्ली एज में स्टार्ट हो जाएं, अगर 10 साल की एज में ही अब स्टार्ट बाज़ दफ़ा हो जाते हैं कोई इश्यूज़, हार्मोन्स इश्यूज़ की वजह से। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपके लेवल बाद लोगों के कम हो जाते हैं, बाद लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं, तो ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से भी फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे मेन और बहुत ही अहम जो है रिस्क फैक्टर मोटापा, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापे की जो फीमेल शिकार होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ये जो है इस मसले में फंस जाती हैं और उनके पास कोई सूरत हाल नहीं होती। सबसे पहले तो जो है अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए। और नंबर 4 पे है जी लो विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है
इसको भी मद्देनज़र रखें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना होने दें। ये भी जो है आपको रिस्क फैक्टर में आएगा कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपको जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा रेड मीट का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी और जंक फूड और स्पाइसी फूड और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये आपको सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आपको फाइब्राइड्स और इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। और ये हाई एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो ये पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस और जो है ये फाइब्राइड्स और रसोलियाँ और इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और गायनेकोलॉजिकल चेंजेस आपके बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हार्मोन्स का इशू, चेहरे पे बाल, एक्नी और छाइयाँ, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। और फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पीछे मेन एक जो है कॉज आपके छुपी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से कहीं आपको ओवर ग्रोथ हो जाती है, यूट्रस में फाइब्राइड्स या यूट्रस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अपने आप को, बॉडी को मेंटेन ज़रूर रखें। ये थे वो रिस्क फैक्टर और वो टेस्ट की, ये आप फाइब्राइड्स को मुकम्मल तौर पे क्योर कर सकते हैं और होम्योपैथिक में इसका बिल्कुल इलाज होता है। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग को भी कंट्रोल किया जाता है और यूट्रस के मसाइल को भी देखा जाता है। और होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी कमाल की दवाइयाँ हैं जैसे फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, थूजा, किलकेरिया फ्लोर और जो है थैलेस्पी बुरसा और इसके अलावा जो है सबाइना। तो ये वो मेडिसन है और हम जो है पर्सनालिटी के मुताबिक, जैसी पर्सनालिटी होगी उसके मुताबिक सिम्टम्स को देख के दवाई देते हैं ताकि आप 100% क्योर हों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी फाइब्राइड्स हैं और इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं और आप क्या कौन सा टेस्ट करवाना चाहते हैं और किस जो है कंट्री से या सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, तो फाइब्राइड्स को लेके बिल्कुल परेशान ना हो। आज आपको आपकी परेशानी का हल मिलने वाला है क्योंकि ये इसमें मैंने सारी डिटेल बता दी है और समझा दी है। अगली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, उसमें है आपको जो है सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं सारी डिटेल बताऊंगी कि ये आगे इनके क्या वार्निंग साइंस होते हैं अगर आप इलाज नहीं करवाते या इस तरह की चीज़ें को आप छोड़ देते हैं कि चलो जी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट करें ताकि उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।